तो हम लोग कल डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, the main reason behind this the small size and high charge density of the ions of the transition element। यही है ना, आया बात समझ में? तो ये जो स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन, यही है। अब यहाँ पर ध्यान से, स्मॉल साइज मतलब साइज छोटा है, इसका केटायन का साइज। स्मॉल साइज किसका बात कर रहे हैं? केटायन का। डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल है तो केटायन ही बनेगा, आयन तो बनेगा नहीं। टॉकिंग अबाउट केटायन, हजन रूल पढ़ चुके हो। स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन, हायर वुड बी द पोलराइजेशन, and higher would be the polarization, then more would be the sharing of the electron. So it will have the covalent formation. Along with the metallic, along with the ionic bonding, it will have covalent bonding also. ठीक है। एंड देन हाई चार्ज डेंसिटी, स्मॉल साइज है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाता है, तो चार्ज ज़्यादा हो गया। और स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी हाई हो गया ना, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी हाई हो जाने के कारण और ज़्यादा वो जो है पोलराइजेशन करेगा स्मॉल साइज के चलते भाई। उसके अलावा हाई चार्ज डेंसिटी भी होगा। हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? एक तो एटॉमिक साइज इसका छोटा है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज़्यादा हो गया तो चार्ज ज़्यादा हो गया, और साइज स्मॉल है तो डेंसिटी हाई हो गया। दैट इज कॉल्ड हाई चार्ज डेंसिटी, है ना। स्मॉल साइज है, उसमें चार्ज ज़्यादा हो गया तो हाई चार्ज डेंसिटी। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि और ज़्यादा जो है पोलराइजेशन करवा देता है। तो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ये एक्सट्रीमली हाई ले आता है। आयनिक कंपाउंड में ही जो कोवलेंट कैरेक्टर है उसको बढ़ा देता है, समझ गया ना। और सेकंड क्या है कि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी व्हिच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय अदर। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल को सिर्फ अनपेयर्ड ही नहीं करता, डी ऑर्बिटल को वैकेंट भी कर देता है। इसके पास ये कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को पेयर करके कुछ और डी ऑर्बिटल को वैकेंट कर देता है। इसके चलते क्या होता है कि वो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, किस कल एग्जाम्पल दिए थे, किसका? क्रोमियम का दिए थे ना, हाँ ठीक है। जैसे हम लोग क्रोमियम और कॉपर का कॉम्प्लेक्स अभी बना कर देते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम का क्या है? 3d5 4s1, एंड कॉपर का क्या है? 3d10 4s1। तो क्रोमियम जो कंपाउंड बनाता है, ये क्रोमियम कौन सा कंपाउंड बनाता है? नॉर्मली CrNH3 ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देता है, समझ गए? हाँ। तो अब ये 3+ दिया हुआ है, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है एनाइन, इसलिए 3+ दिए हुए। मान लो यहाँ पर हम Cl3 दे दिए, PO4 दे दिए, Cl3 दे दिए या PO4 दे दिए, तो 3- होगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर काउंटर आयन दे दे, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव हो गया ना। इतना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। नॉर्मली सॉल्ट क्या होता है? छोटा ऐसा आयन बनाता है, Cr+, Cr2+, Cr3+, यही सब ना बनाएगा। Cu+1, Cu2+, ये सब आयन बनाते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा बड़ा आयन बनाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, है ना। ये देखते हो कॉम्प्लेक्स आयन, इतना बड़ा कैटायन है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स। समझ गया कि नहीं? हाँ। कैसे इतना बड़ा कैटायन बन गया? एनाइन में बनता है ऐसा, कैसे बना ये सोचने की ज़रूरत है। तो अगर हम ये PO4 हटाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3+ लिखेंगे ना,
है, कैटायन ऐसे। ये 3+ जो है ये अमोनिया है, NH3 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं, लेकिन ये शेडो दिख रहा है, ये चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके मतलब यहाँ 3+ है, तो कॉपर के ऊपर भी 3+ है, ये क्रोमियम के ऊपर भी 3+ है ना। और Cu का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, क्रोमियम का 3d5 4s1 हो रहा है ना। तो जब हम Cr3+ का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3+ है तो एक इसमें से निकाल देंगे 3 को, इसमें से 1 निकलेगा और 3 यहाँ से निकलेगा, 4 निकलेगा, ये 3 निकलेगा, एक यहाँ से 2 से यहाँ से निकलेगा, 3d3 4s0, यही ना होगा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, ये हो गया 4s, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया 5, अब ये S हो गया, हाँ इसमें 3d3 है, ऐसे है ना। हमको कितना चाहिए, 6 को वैकेंसी चाहिए, एक तो यहाँ पर है ना, 4 को यहाँ क्रिएट करना होगा, तभी ना होगा। तो इसमें भी ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इसमें क्या किया जाएगा, पी ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और S0 है तो यहाँ पर क्या होगा 4p, ठीक है हाँ। अब यहाँ पर देखो ये और इसको हम पेयर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 2 3 यहाँ, चौथा यहाँ, अब यहाँ मिल जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। इसको हम यहाँ पेयर कर देंगे, यहाँ पर एक अनपेयर रहेगा, ये 3 को खाली रहेगा, चौथा यहाँ मिल जाएगा, 5वां यहाँ, छठा यहाँ, 6 हो जाएगा ना। तो क्या करेगा, इसको पेयर कर, ये हो गया पेयर, ये हो गया, आ गया समझ में हाँ। तो इस तरीके से अभी मिल गया तुमको, इधर खाली 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 मिल रहा है कि नहीं हाँ। तो इसमें चाहेगा तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें भी चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें भी चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, जरूरत इसको चाहिए है कि नहीं। नहीं भी पेयर करता है तो भी हो जाएगा, या नहीं भी करता है तो दोनों यहाँ है ना, D2sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, D2sp3 है ना। 2 को D ले लिया, 1 S ले लिया, 1 को P ले लिया, है ना। पेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा। इस NH3 के ऊपर क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 6 है ना, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ, समझ में आया हाँ। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा हो गया। वैकेंसी क्रिएट कर दिया ना ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट कर लिया कि नहीं है। एप्रोप्रिएट जो है D ऑर्बिटल ही खाली नहीं लिखना होगा, सब लिखना होगा, ठीक है हाँ। तो हम लोग D नहीं लिखते हैं क्योंकि S और P भी इन्वॉल्व हो रहा है, S और P भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसलिए हम D लिखना सही नहीं है क्योंकि S और P भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एप्रोप्रिएट है, क्योंकि सिर्फ D लिखेंगे तो फिर S और P हम कैसे लेंगे, तो S और P का भी ज़रूरत पड़ रहा है हमको, है ना। आई बात समझ में, तो इसलिए हम D को हटा दें। समझ में आ गया ना कि अप्रोप्रिएट वैकेंसी क्रिएट करना और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको लिगेंड बोलते हैं, जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी को देता है शेयरिंग के लिए, डोनेट नहीं करता, दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे रहा है, एक ही। तो इसके पास है ये तो देगा कहाँ से, इसके पास है नहीं देगा कहाँ से, इसके पास है नहीं, सब खाली है, देगा कैसे, नहीं देगा,
शेयरिंग ही होना है, शेयरिंग करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन NH3 इस तरह का ग्रुप को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ये सब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये दो कारण है जिसके कारण की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लिगेंड इन्वॉल्व होता है। कल ये बताया था कि दो तरह का वैलेंसी होगा, एक प्राइमरी वैलेंसी होगा, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्रोमियम का कितना है? +3। सेकेंडरी वैलेंसी क्रोमियम का कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, कितना वैकेंसी? 6 वैकेंसी है ना। तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा, है ना। तो एक हुआ प्राइमरी वैलेंसी जो हमेशा रहता है, लॉस ऑफ गेन से बनता है। और सेकेंडरी वैलेंसी बनता है वैकेंसी से, वैकेंसी ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, जो सिर्फ एस पी ब्लॉक में संभव नहीं है। इस तरह का वैकेंसी पी ब्लॉक में संभव नहीं है। इस तरह का वैकेंसी एस ब्लॉक एलिमेंट में संभव नहीं है। इस तरह का वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डी में है, ठीक है ना। जो कि एस और पी ब्लॉक को भी इन्वॉल्व कर देता है, एस ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल दोनों को इन्वॉल्व कर देता है। आया समझ? क्लियर? ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हम लोग कॉपर का लिए है ना, तो कॉपर का कल कौन सा एग्जाम्पल लिए थे? NH3 होल, NH3 होल 4 और 2, इसका एग्जाम्पल लिए थे ना हम लोग, हाँ। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s1, तो 2+ आ गया, है ना। ये तो इसका तो प्राइमरी वैलेंसी में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना नहीं है इसका। NH3 है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल है, तो कंट्रीब्यूशन नहीं है प्राइमरी वैलेंसी में इसका। ये 2+ है, इसका मतलब कॉपर के ऊपर भी 2+ ही है, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cu 2+ का हो जाएगा 3d9 हो जाएगा, उसके बाद 4s0 4p0, यही ना होगा। 1 2 3 1 2 3 5 हो गया। S के लिए बनेगा, P के लिए, ठीक है ना। 3d9 1 2 4 5 6 7 8 9 3 है, 3d9 4s। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, देखिए वो है अनपेयर्ड, इसको इधर खिसका नहीं सकता, इसको हम इधर खिसका नहीं सकते, क्योंकि इधर कोई खाली है नहीं। पेयर किसके साथ करें? तो खाली ऐसे अकेले रहेगा अनपेयर। हमको क्या तो लिगेंड एडजस्ट करना है, 4 को एडजस्ट करना है, 4 को अपने पास खाली है ना। खाली है कि नहीं? एक गैस और 3 को भी खाली है ना, इसमें भर देंगे चारों, समझे कि नहीं? यानी इसका शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, sp3 आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्टाहेड्रल, D2sp3 हो रहा है, D2sp3, 1 2 D2sp3, ये हो गया D2sp3। D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल। D2sp3 होता है और sp3d2 भी होता है, दोनों तरह का होता है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। और दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल से होता है, एक आउटर कॉम्प्लेक्स होता है, एक इनर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होता है। इसमें क्या हो गया? 4 लिगेंड है ना, और चारों लिगेंड जो है S और P में जा रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया जाएगा, एक तो यहाँ अमोनिया दूसरा जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा, चारों भर गया कि नहीं? तो 4 को लिगेंड आया कि नहीं? तो एप्रोप्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल हम लोग तैयार कर लिए, इसीलिए बन पाया। ये चीज़ जो है S ब्लॉक और P ब्लॉक में संभव नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल बनाना वहाँ संभव नहीं,
ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट में ही है। हालांकि हम एफ को भी कर लेते हैं इन्वॉल्व, बी को भी कर लेते हैं, लेकिन डी ब्लॉक रहता है तभी कर पाते हैं। एस ब्लॉक में है नहीं हो पाता है, जबकि उसके पास एस है, उसके पास पी है, लेकिन वहाँ नहीं हो पाता है ये वैकेंसी, यहाँ हो जाता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में है, इसी के कारण। समझ गया कि नहीं? क्लियर? तो ये दोनों रीजन के चलते जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना? और ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है, कुछ वाइट भी होता है। ठीक है ना? ये कलर्ड कैसे हो जाता है? कॉम्प्लेक्स बनता है तो कलर्ड क्यों? जैसे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है वाला, जो खास करके एस ब्लॉक वाला मेटल है, उसका जो भी कंपाउंड है सब के सब वाइट ही है, कलर नहीं है। नहीं ना, एस ब्लॉक एलिमेंट का जो भी कंपाउंड है वो या कलरलेस होता है या वाइट होता है। कलरलेस, जनरली कलरलेस होता है एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का भी जो सॉल्ट होता है वो भी कलरलेस रहता है। सॉल्ट तो सब एस ब्लॉक के बिना हो नहीं सकता है, क्योंकि पी में सब है, पी में तो मेटल भी है, तो वो जो पी ब्लॉक में जो मेटल है उसका जो कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस होता है या हल्का वाइट, मतलब पूरी तरह वाइट भी नहीं दिखता है। तो कलर कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कलर्ड कंपाउंड होता है। समझ गए ना? है? तो एस तो स्फेरिकल है, कम्प्लीटली स्फेरिकल है, उसके ऊपर किसी भी तरह से इंटरेक्ट करेगा आयंस लिगेंड तो हर तरफ से उसको एनर्जी से डी जनरेट और वाइटल है में एक दो इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें तो खैर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना इधर उधर संभव ही नहीं है, जगह ही नहीं। समझ गए कि नहीं? इसलिए वो कलर होने का कोई चांस, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो तो अल्ट्रा वायलेट रेज में होता है या इंफ्रारेड रीजन में होता है, इसलिए वो कलर्ड हो नहीं सकता है। कोई भी ट्रांजेक्शन जब विजिबल रेंज में होता है तब वो कलरफुल होता है, वाइट होगा या कलरफुल। समझ गए कि नहीं? विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज, अल्ट्रा वायलेट रेंज, इंफ्रारेड रेंज, दोनों के बीच में विजिबल है। तो अगर कोई भी एक्टिविटी इंफ्रारेड रीजन में हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो रहा है, तो वो कलरफुल नहीं होगा, वो कलरलेस, तो हमको दिखता ही नहीं है, तो हम उसको कलरलेस बोलते हैं, हमारे आँख के बाहर है वो, है ना? बियॉन्ड द विजन, ये हमारे बियॉन्ड द विजन है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज या इंफ्रारेड रीजन में कोई एक्टिविटी हो रहा है तो वो हम संभव नहीं है हमारे लिए देखना, क्योंकि हमारे विजन से हो रहा है। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगता है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सामने जो एक कलरफुल वर्ल्ड दिख रहा है वो हमारे आँख से ही दिख रहा है, तो यानी ये एक्टिविटी विजिबल रेंज में हो रहा है। यानी ये जो सनलाइट है इसके रेंज में हो रहा है। सनलाइट के पास 7 कलर, तो जब 7 के 7 मिलता है तो वाइट होता है, और अलग अलग होता है तो अलग अलग 7 कलर दिखता है। ठीक है ना? ये जो 7 कलर्स है सनलाइट में, या जो हमारे पास ये लाइट है, ये भी वाइट लाइट है, ये भी तो मोनोक्रोमेटिक वाइट लाइट है ना, इसमें भी 7 कलर्स है। समझ गए कि नहीं? तो इसके हेल्प से हम लोग देखते हैं तो कैसे कलरफुल कोई चीज़ दिखता है। साथ में से कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो बॉडी, तो जो कलर बॉडी एब्जॉर्ब किया वो नहीं दिखा, साथ में से एक भी अगर एब्जॉर्ब कर दिया, 7 कलर में से एक भी अगर एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी 6 वो कलर बच गया, वो 6 आपस में मिक्स होकर एक नया कलर बना। हाँ, 2 एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी और बच गया 6 कलर, 5 कलर बचा, 5 कलर मिल करके एक कलर बना देगा। तो कुछ ना कुछ कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो एब्जॉर्ब हो गया वो दिखा नहीं, जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ वही कलर हमको दिखने लगता है, जो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना? 2 कलर एब्जॉर्ब कर, अब कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं किया तो वाइट दिखेगा, सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लैक दिखेगा। कोई चीज़ ब्लैक दिख रहा है, तुम्हारा बाल ब्लैक दिख रहा है, मतलब 7 कलर ये एब्जॉर्ब कर दिया, अंधेरा हो गया,
सातों कलर एब्जॉर्ब कर लिया, अंधेरा हो गया, काला दिखा है, उसका सेट वाइट दिख रहा है, मतलब वो एक भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, सब के सब रिफ्लेक्ट हो गया, तो हमको वापस वाइट मिल गया, क्योंकि फिर से 7 को मिल गया आपस में, 7 आया और 7 वापस मिल गया रिफ्लेक्ट होकर के, तो वाइट है। अब कोई एक दो कलर जहाँ एब्जॉर्ब किया तो बाकी जो कलर जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ आपस में मिक्स होकर के एक कलर बना देगा। तो ये है कलर फिनोमेना, यानी विजिबल रेंज में अगर कहीं एनर्जी इन्वॉल्व है किसी एक्टिविटी के लिए तब कलरफुल दिखता है, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में या पी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रीजन में होता है, जिसके कारण हमको दिखता नहीं है, बियॉन्ड द विजन है। और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो एक्टिविटी होता है वो विजिबल रेंज में होता है, इसलिए वो कलरफुल दिखता है, ठीक है। कहाँ ये एनर्जी जो लेता है, कहाँ ये देता है, क्या होता है, ठीक है। अब ये समझने की ज़रूरत है। कलर्ड कॉम्प्लेक्स कब होता है? जब लिगेंड इन्वॉल्व होता है, अभी जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब उसमें लिगेंड इन्वॉल्व होता है। लिगेंड के पास क्या होता है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, लिगेंड के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी है, तब ना आता है देने के लिए। अमीर आदमी तो लो, मेटल को आता है देने, लो भाई मेरे पास बहुत पैसा है, ले लो, है ना, पैसा बह रहा है, ले लो, समझ गया कि नहीं? हाँ। और मेटल जो है ना वो साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास भी इलेक्ट्रॉन भरपूर है, उसके डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल में 5 ठो है ना, 5 को है डी ऑर्बिटल, 5 ठो है ना, पाँचों 5 डायरेक्शन में अरेंज है। हम बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल डी जेनरेट, मतलब 5 में पाँचों लगभग इक्वल है, लेकिन 100% इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट। जब ये लिगेंड आता है ना तो सामने वही डी ऑर्बिटल पड़ जाता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाता है, वही सामने रहता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल पड़ता है और वो डी ऑर्बिटल पड़ता है, एन एस ऑर्बिटल पड़ता है और n-1 डी ऑर्बिटल सामने पड़ता है। तो लिगेंड जो आता है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो डी ऑर्बिटल है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन होगा ना। इस रिपल्सन के चक्कर में क्या होता है ना, डी जनरेट, ये जो डी ऑर्बिटल डी जनरेट रहता है, ये डी जनरेट रह नहीं पाता है, इक्वल इक्विवेलेंट रह नहीं पाता, टूट के 2 टुकड़ा में पड़ जाता है। ये डी ऑर्बिटल टूट के 2 टुकड़ा में पड़ जाता है, एक हायर एनर्जी में चलता है, दूसरा टुकड़ा लोअर एनर्जी में आ जाता है, और उसी के बीच में जो है एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए वो कलरफुल दिखता है। आगे बढ़ समझ में तो होता क्या है, जैसे ये डी है, 1 2 5 हो गया, ठीक है ना, ये डी ऑर्बिटल है। अब लिगेंड आया, लिगेंड इसके साथ इंटरेक्ट, ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, लिगेंड जो है इंटरेक्ट बढ़ गया, इसका क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, 1 2 3 बढ़ गया ना। ये डी है, अभी ग्राउंड स्टेट, लिगेंड आया उसके साथ रिपल्सन, लिगेंड आया क्या हुआ, रिपल्सन, रिपल्सन होने के कारण क्या हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ गया, अनस्टेबल हो गया। अब फिर से वो अपने आप को स्टेबल बनाना, तो वह अपने आप को तोड़ लेता है 2 टुकड़े, समझा कि नहीं। लिगेंड जो है इंटरेक्ट किया अगर डी ऑर्बिटल के सामने, ठीक है, तो डी ये जो लिगेंड है 2 तरह से इंटरेक्ट करता है, एक होता है अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस के सामने, एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी बढ़ जाता है, ज़्यादा रिपल्सन,
और एक होता है इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस जब अटैक करता है तो इन बिटवीन द एक्सिस जो है, जो ऑर्बिटल है, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। तो दो तरह से अटैक करेगा, समझ गया ना। तो एक मान लो कि अलोंग द एक्सिस, मान लो कि अलोंग द एक्सिस, चलो हम लिख लेते हैं लिगेंड अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है? ई एक्स वाई, ई वाई जेड, ई जेड एक्स, है ना, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू, है ना, 5 के ऑर्बिटल। ये है अलोंग द एक्सिस, डी एक्स टू वाई टू, एंड ये जो है ना, ये दोनों अलोंग द एक्सिस है, ये इन बिटवीन द एक्सिस। अभी हम लिगेंड को लेके आ रहे हैं, अभी लिगेंड को लेके आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों सामने पड़ेगा, ये दोनों सामने पड़ेगा, उसको ज़्यादा रिपल्सन होगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा, और ये तीनों का एनर्जी घटता है। अब ये टूटेगा, ये दो ऊपर चला गया, तीन लोग नीचे, तो तीनों का एनर्जी घटेगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, हो गया डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू, समझे। इसको हम लोग बोलते हैं टी टू डी एक्स, इसको बोलते हैं टी टू डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ई जी एक्स। कपड़ा साफ करने वाला ई जी नहीं, ये ऐसा नाम क्यों है? हायर क्लास में पढ़ोगे, है ना, इसके लिए अलग से केमिस्ट्री आता है, ग्रुप थ्योरी उसका नाम है, समझ गए ना, अलग से पढ़ोगे। F.A. कॉटन बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और बुक राइटर, उन्होंने ये सब बताया, समझ गए ना। उनकी एक अलग बुक ही आती है F.A. कॉटन की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेमस है उनका, समझ गया ना, एक अच्छा बुक है। तो वो उनके तो सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो हायर क्लास में पढ़ाई होगा। अभी सिर्फ नाम जानो, इसको टी टू जी बोलते हैं, इसको ई जी, ये दोनों मिला के ई जी हो गए, दोनों मिला के टी टू जी, ठीक है, आया समझ में। तो इस दोनों के बीच में एनर्जी गैप आ गया, हाँ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ को भेजता है, उसी में जो एनर्जी लगता है वही एनर्जी एब्जॉर्ब। इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, इसमें जाएगा। तो डी से डी में ही गया, हाँ, इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। तो जो कलर कंपाउंड होता है, यही डी डी ट्रांजिशन के चलते, तो आंसर शॉर्ट में लिखना है तो डी टू डी डी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स और कलर, डी टू डी डी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स और कलर, समझे, आई बात समझ में कि नहीं। हम यहाँ पर 3 को लिखे हुए हैं, इससे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे मान लो Cu 2 प्लस, Cu2 प्लस कंपाउंड जो भी होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर। कॉपर सल्फेट देखे हो? देखे हो कॉपर सल्फेट की नहीं? हाँ, वो ब्लूइश ग्रीन है कि वो पूरा ग्रीन नहीं है, पूरा ब्लू नहीं है, उसमें ग्रीन का टिंट है। पूरा ब्लू नहीं दिखेगा, तुम ध्यान से देखो, पूरा ब्लू नहीं है वो, उसमें ग्रीन का टिंट है, तो ब्लू इज ग्रीन, ब्लू इज ग्रीन बोलते हैं। Cu ऐसा थोड़ी ना है वो, हाँ, हम लोग ये जनरली लिखते हैं कि ब्लू कलर का इसका क्रिस्टल है, लेकिन है वो रियली में ब्लू इज ग्रीन है। कैसा? ब्लू इज ग्रीन, ब्लू इज का स्पेलिंग ठीक है, ठीक है कि गड़ा बाड़ है, हाँ।
ठीक है, हाँ, समझ गया ना। ठीक है, कॉपर का है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D10 4s1 है, यही है ना। इसका हो जाएगा 3D9, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो नॉट को भरेंगे हम उसमें। 8 हो गया, हाँ ठीक है कि नहीं। इसमें भी भरेगा वो, ये तीनों चलाएगा नीचे, आएगा ना। ये ऑक्टाहेड्रल नहीं बनाता है, टेट्राहेड्रल नीचे बनाता है। हाँ, इसमें क्या होता है, ये जो Cu2+ है ना, इसमें जो लिगेंड इंटरेक्शन करता है ना, तो अलोंग द इन बिटवीन द एक्सिस करता है। कॉपर के केस में जो लिगेंड इंटरेक्ट करता है वो इन बिटवीन द एक्सिस करता है। इन बिटवीन द एक्सिस करेगा तो ये तीनों ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आएगा, चलो इसमें हम दिखाते हैं कैसा होगा। ये तीनों भरा हुआ है, उसके बाद ये खाली होता है कि नहीं, वो ऊपर चला गया ना, तो ऊपर से ऊपर कहाँ जाएगा। इसका मतलब है कि ये डायग्राम गलत है। क्यों डायग्राम गलत है? क्योंकि वो डायग्राम लिगेंड अलोंग द एक्सिस दिखाया है। हम इन बिटवीन द एक्सिस दिखाएंगे तो उल्टा दिखाएंगे, ये नीचे या ये ऊपर हो जाएगा, यानी T2G ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आ जाएगा। कॉपर के केस में क्या होगा, ये जो है, ये जो इंटरेक्शन होगा, लिगेंड अलोंग द एक्सिस लिखे हैं, लिखेंगे हम लोग लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस कॉपर के केस में। तो ये जो स्प्लिटिंग तो होगा ही, लेकिन ये तीनों यहाँ रहेगा और ये दोनों यहाँ रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, है ना। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको जंप कराएंगे, समझिए, हाँ। तो जंप करने में वो कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को। इस केस में एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, समझ गया। तो बाकी कलर बच गए, 7 में से रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी 6 बच गया। वो 6 मिल करके ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, इसीलिए वो दिखता है। जो एब्जॉर्ब हो गया वो नहीं दिखा, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो हमको दिख रहा है। तो रेड लाइट एब्जॉर्ब हो गया, बच गया 6 गो लाइट। वो 6 जो वेवलेंथ आपस में मिक्स हुआ और एक नया कलर बना गया, जिसको हम लोग ब्लू स्क्रीन बोलते हैं। तो डायग्राम जब बनाओगे तो इसको उल्टा करना है, इसको ऊपर इसको नीचे, यहाँ लिख दोगे लेगेंड इन बिटवीन द एक्सिस। समझ गया ना, हाँ। याद रखना कि क्या करना है मॉडरेशन, ठीक है। आ गया समझ में कि ये जो ब्लू स्क्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है EG में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं, हाँ। तो इसीलिए, और इधर से उधर, इससे अगर इसको पेयर करना है तो यहाँ से हम इसको जंप करा देंगे, ठीक है। अगर अलोंग द एक्सिस जाएगा, इसी तरह का स्प्लिटिंग होगा, तो उस केस में हम इसको यहाँ से यहाँ जंप करके इसको पेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कलरफुल दिखेगा। आ गया बात समझ में। अब हम लोग लेते हैं दूसरा टिटेनियम का, ठीक है। कॉपर 2+ जो है ब्लूइश ग्रीन होता है, एंड टिटेनियम 3+, टिटेनियम 3+। तो टिटेनियम का क्या है, 3+ है, 3 गो निकलेगा, 2 2 4,
3D1 है ना। ये पर्पल दिखता है, कैसा दिखता है? ठीक है। ये एब्जॉर्ब करता है, ये लो एब्जॉर्ब्स येलो, ऐसे ही आएगा, स्प्लिटिंग होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ढेर बहुत इसको ऑप्शन है, अकेले है 3D1 अकेले है, पूरा खाली है, जिस रूम में जाना है जाता है, बहुत ऑप्शन है, इसलिए वो येलो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। पूरा खाली है, मैदान है ना 3D1, एक इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ रहेगा, इतना इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसको दे ही ऑप्शन है, दोनों को दो घर मिलेगा वो उछलने के लिए, उछलते रहो, है ना। हाँ, तो एनर्जी कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? वो येलो कलर, येलो कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी 6 कलर बच गया, वो सब मिक्स होकर के पर्पल बन गया। इसलिए टिटेनियम 3+ का जो भी कंपाउंड है वो सब जो है पर्पल कलर में दिखता है। समझ में आ गया? हाँ, अब जो है जिंक का देखो, Zn2+, जिंक का तो जनरली यही कंपाउंड होता है, Zn2+, तो क्या हो जाएगा 3D10, 3D10। अब अलोंग द एक्सिस जाओ चाहे इन बिटवीन द एक्सिस जाओ, सब के सब भरा हुआ है तो जाएगा कहाँ? अपना रूम छोड़ के दूसरे रूम में जाएगा, रूम ही नहीं खाली, रूम ही खाली नहीं है तो कहाँ जाएगा? हाँ, रूम में खाली नहीं है, 3D10 फुल है। अलोंग द एक्सिस जाओ, इन बिटवीन द एक्सिस जाओ, टूटेगा तो ऐसा ही ना, भले ऊपर नीचे होगा, ये ऊपर वो नीचे, ये नीचे वो ऊपर, लेकिन रूम तो खाली नहीं रहेगा, 5 रूम भरा हुआ है। 3D10 मतलब 5 रूम भर गया, तो क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, 3D10 भर गया पूरा रूम में, उछलेगा कहाँ? उछलते बरामदा पर आओगे, फिर घुस आओगे अपने रूम में, हाँ, जगह नहीं है, समझ गए ना। इसलिए जिंक के सारे कंपाउंड वाइट होते हैं, जिंक का सारा कंपाउंड क्या होता है? वाइट होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसमें डी ट्रांजिशन होता ही नहीं, क्योंकि डी जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये कैसा दिखता है? वाइट दिखता है। जब डी ट्रांजिशन होवे नहीं करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, ठीक है ना। इसको काम करने के लिए इंफ्रारेड रीजन में जाना पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेड रीजन में जाना पड़ता है, विजिबल रेंज में इसका काम नहीं होता, समझ गया कि नहीं? इसीलिए ये वाइट कलर का दिखता है, समझे? आ गया बस समझ में? तो कोई कलर्ड क्यों होता है, कोई वाइट क्यों होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट में वो जो उसका कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा यही होगा, और किसी किसी का एकदम खाली रहेगा। जैसे स्कैंडियम का 21 होता है, 3D1 4s2 है ना स्कैंडियम का, ठीक है। स्कैंडियम 3+ बनता है इसका, स्कैंडियम कलरलेस होता है, ठीक है। स्कैंडियम का क्या होगा? कलरलेस होगा, हाँ। स्कैंडियम 3+ क्या हो जाएगा? 3D0 4s0, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो जब क्या करेगा? ये वाइट नहीं हो रहा, कलरलेस हो, डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर भी ये कलर कुछ नहीं है, वाइट भी नहीं है, ये तो वाइट हो रहा है, जिंक वाला ये वाइट हो रहा है, कलर नहीं है, वाइट हो रहा है।
ठीक है, जैसे कैल्शियम है वो भी वाइट होता है, कैल्शियम का कंपाउंड वाइट होता है, कलरलेस नहीं होता है। कैल्शियम का कंपाउंड वाइट होता है, उसी तरह जिंक का कंपाउंड वाइट होता है। अब इसका कंपाउंड कलरलेस होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जंप कौन करने वाला? आदमी है नहीं है। कितना भी एनर्जी दो, उछलने वाला कोई रहेगा तुम ना, कोई नहीं। डी ट्रांजिशन होता ही नहीं, तो स्कैंडियम 3+ में डी ट्रांजिशन नहीं होता है, इसलिए ये कलरलेस है। जहाँ डी ट्रांजिशन होगा वही ना कलर, तो कलरलेस रहता। समझ में आ गया? उसी तरह से टिटेनियम 3+ है और ये पर्पल दिख रहा है, और टिटेनियम 4+ कर दो, हो जाएगा 3D0 कलरलेस हो जाएगा। समझे? हाँ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं। ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो थोड़ा हिले डुलेगा, बाहर निकलेगा फिर घुस जाएगा, बाहर निकलेगा फिर घुस जाएगा। गेट से बाहर झाँक के देखेगा, बाहर कहीं जगह नहीं, चलो अपने रूम में सो जाओ, इसलिए वाइट है। इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास कोई है ही नहीं, समझ गया? पूरा खाली है, तो डी ट्रांजिशन होने ही वाला नहीं है। तो जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा वो कलरलेस होगा, जिसमें डी ट्रांजिशन होगा कुछ ना कुछ कलर होगा। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या कलर होगा। आ गया बात समझ में? है तो हमारे बुक में चार्ट दिया हुआ है और उसके बगल में कलर लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो जो कलर दिख रहा है उसको छोड़ करके बाकी कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, समझ गया कि नहीं? तो वो कॉम्बिनेशन समझने की ज़रूरत है। समझ में आया? क्लियर हो गया कलर का? हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक तो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है? तो बहुत सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरीमैग्नेटिज्म। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। बाकी जो और बाकी बोले वो सब परमानेंट कैरेक्टर है। ये जो डायमैग्नेटिक है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरली टेम्पररी मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। टेम्पररी का मतलब हुआ कि अगर अभी ऐसे रखा हुआ है तो उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तब उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर मिल जाता है। ऐसे कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नज़र नहीं आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादातर, ठीक है? लेकिन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसको मैग्नेटिक कैरेक्टर नजर आता है, ठीक है? अगर दोनों कुछ अट्रैक्ट होता है कुछ रिपेल होता है ना? अगर किसी भी सब्सटेंस को ले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और वो वीकली रिपेल्ड होता है, मतलब बहुत ही कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है सेम काइंड का, तो वीक रिपल्सन होगा, तो बोलते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। हम लोग डायमैग्नेटिज्म, जब किसी भी एलिमेंट को, कंपाउंड को हम ले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, और वीकली रिपेल्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है उसका। यानी अगर वीक रिपल्सन है मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद, और जैसे ही फिर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आते हैं, उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नजर नहीं आता है, तो इस तरह के मैग्नेटिक कैरेक्टर को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। आ गया समझ? मतलब एज लॉन्ग एज यू आर इन द मैग्नेटिक फील्ड till you experience the magnetic character. Once you remove it from the magnetic field, you won't be able to perceive it as a magnetic substance.
It will behave as a magnetic substance till it remain in the magnetic field. Either it will be weakly repelled or weakly attracted. तो जब वो weakly attracted हो जाएगा तब उसको बोलते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीक रिपल्सन होता है, वीक रिपल्सन होता है, और इसमें क्या होता है, वीक अट्रैक्शन। टेम्पररी कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर कब तक रहता है, जब तक उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही हटा लेंगे उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है। ये टेम्पररी कैरेक्टर हुआ टिल यू रिमेन इन द मैग्नेटिक फील्ड। वंस यू गॉट आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो मैग्नेटिक कैरेक्टर इन यू। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं और वीक रिपल्सन हो तो वो उस तरह के मैग्नेटिज्म को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, और उस सब्सटेंस को बोलते हैं कि इसके पास डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। समझ में आ गया? कोई सब्सटेंस को ले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और वहाँ पर वीक अट्रैक्शन होता है, यानी वो वीकली अट्रैक्टेड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ये जो है पैरामैग्नेटिस्ट है और वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। समझ में आया? हाँ, ये तो हुआ कि हम फील्ड में ले जाएंगे तब पता चलेगा। हम ऐसे ही देख के कैसे पता करें, थियोरेटिकली कैसे पता करें, तो प्रैक्टिकली बताएं। अब थियोरेटिकली कैसे पता कर ले कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, एक बार डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ा वहाँ डिस्कस किए हुए हैं क्लास 11। हाँ, जब डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी वो वीकली अट्रैक्टेड होता है। जब डी ऑर्बिटल में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वो पैरामैग्नेटिक होगा। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। जैसे अभी हम लोग जिंक Zn2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा कि नहीं? 3d10 है ना, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड 1 2 3 4 5। हाँ, सारे के सारे पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड है ना। समझ गए? हाँ, और जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ, जिसके पास, तो उसके पास कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर ही नहीं होगा, ना वो डायमैग्नेटिक होगा और ना ही पैरामैग्नेटिक होगा। उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होने के बावजूद भी उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, है ना। आए वेट, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। तो जैसे स्कैंडियम 3+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d0। इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, समझ गया ना, कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग टिटेनियम 3+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1। एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अकेले रहेगा तो अनपेयर्ड ही रहेगा। इसके लिए वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक ना। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड ही रहेगा। उसके बाद ये Cu2+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये भी पैरामैग्नेटिक दे रहा है। और Cu+1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड,
समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक, और जितना ज़्यादा अनपेयर्ड रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक करेगा। ठीक है ना? ओके।